के बारे में डिटेल से वीडियो बनाई है, तो आप वो देख सकते हैं। और इस चैप्टर में, टेक्स्ट वाले चैप्टर में हम ये सारे टॉपिक्स कवर करेंगे जो आपको दिख रही है नीचे ये वाले। तो चलते हैं टेक्स्ट के बारे में, देखते हैं कि टेक्स्ट के बारे में इसमें क्या क्या चीज़ें मौजूद है। तो मैं ये स्क्रॉल करता हूँ और आप देख सकते हैं कि अगर आपने मेरी पहली वाली वीडियो देखी है चैप्टर नंबर 1 की, तो उसके अंदर मैंने हेडिंग्स बताए थे। हेडिंग्स क्या चीज़ होती है, H1 क्या होता है, H2 क्या होता है, H3, 4, 5। तो आपको इस एग्जाम्पल से भी पता चल गया होगा कि ये क्या चीज़ है। लेकिन अगर आप डिटेल से समझना चाहते हैं तो उस वीडियो को देख सकते हैं, उसमें मैंने बताया है डिटेल से। तो ये सबसे बड़ा H1, सबसे उससे फिर ज़रा छोटा H2, फिर उससे भी छोटा H3, फिर उससे भी छोटा H4, फिर उससे भी छोटा 5 और सबसे छोटा H6 होता है। इसी तरह से हमारे पास हेडिंग्स होती है, मैंने बताया है तो दूसरी बार बताने की कोई ज़रूरत नहीं, लेकिन थोड़ा सा रिपीट किया। इस तरह से कोई पैराग्राफ अगर लिखना है तो उसके लिए प्री टैग, मतलब बहुत ही आसान टैग्स होते हैं इसमें। जो चीज़ है बस उसी चीज़ का पहला लेटर उठाओ तो वो आपका एक टैग हो जाएगा। पैराग्राफ P एक टैग हो गया, हेडिंग H एक टैग हो गया हेडिंग के लिए। इसी तरह से मैं नीचे आऊँगा तो हमारे पास बोल्ड और इटैलिक, पहला लेटर B बोल्ड टैग, पहला लेटर I ये वाला पहला लेटर I, तो इस इटैलिक में पहला लेटर I है तो इटैलिक टैग इस तरह से हमारे पास आ गया। तो बोल्ड नाम से ही जाहिर है कि बोल्ड करने का काम, इटैलिक नाम से ही जाहिर है कि किसी टेक्स्ट को इटैलिक यानी तिरछा कराने का काम ये करता है। आपको इससे भी पता चल गया होगा कि इसने इसको इट्स अ पोटैटो और इधर लिखा गया है सोलेनम टिबेरोसम, पता नहीं क्या चीज़ है, इसका क्या है, कोई नेम है साइंटिफिक। और ये बोल्ड, इसका बोल्ड करने का इस तरह इसको बोल्ड करता है। तो मैं आपको एग्जांपल से भी समझाता हूँ, मैंने इधर दिया भी है। और अगर आपने फर्स्ट वीडियो देखी है तो आपको ये पता होगा कि मैंने किस तरह से लगाया। मैंने एक इमेट का यूज़ करके इसको लगाया, इस तरह से इमेट का यूज़, इसको इमेट कहते हैं। मतलब शॉर्टकट से शिफ्ट दबाया, फिर 1 दबाया और फिर एंटर किया तो ये हमारे पास इससे सामने आ गया। तो हम क्या करेंगे, मैंने पैराग्राफ हमने वैसे भी पढ़ा है तो मैंने P लिख दिया, LOREM, ये हमें डमी टेक्स्ट देता है, एंटर कर दे तो हमारे पास डमी टेक्स्ट आ गया। अगर अपनी मर्जी की टेक्स्ट लगाना चाहते हैं तो लोरेम के साथ मैं चाहता हूँ कि मुझे 20 वर्ड्स चाहिए तो 20 लिख दिया और एंटर किया। लेकिन लोरेम ज़रूर लिखना है और फिर स्पेस नहीं दे और 20 लिखे, लोरेम फिर 20, या जो भी आप जितने वर्ड्स चाहते हैं तो वो ले सकते हैं और एंटर कर दें तो आपके पास ये टेक्स्ट आ जाएंगे। फिर मैं चाहता हूँ कि हमारे पास ये जो लोरेम है ये बोल्ड हो, तो हमने तो बोल्ड सीख लिया, B लिख दो, ये कर दो और पेस्ट कर दो तो हमारे पास लोरेम बोल्ड और बाकी सी नॉर्मल, सिर्फ लोरेम बोल्ड हो गया क्योंकि मैंने इस पर बोल्ड का यूज़ किया। अब मुझे जो एप्सम है, एप्सम को मुझे इटैलिक बनाना है तो मैं जाऊँगा, एप्सम को मैंने क्या कर दिया, मैंने एप्सम को कॉपी कट कर दिया और फिर मैं I लिख दूंगा इटैलिक, इतना इजी टैग और बस पेस्ट कर दो, ये इटैलिक में हो गया। बस ये थे बोल्ड और इटैलिक। अगर फिर भी डाउट हो तो फिर मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। वैसे डाउट का तो कोई डाउट ही नहीं बनता डाउट का, क्योंकि बहुत ही ईजी है ये। फिर आता है सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट, ये भी बहुत ही ज़्यादा ईजी है, नाम से ही जाहिर है। SUB तो 3 कैरेक्टर्स की है स्टार्ट से, तो ये भी नहीं बोलेंगे आपसे जितना मुझे उम्मीद है क्योंकि बहुत ही ईजी है। तो इससे भी आप देख सकते हैं, इसको भी आप पढ़ सकते हैं इस तरह जैसे कि इधर लिखा गया है, और मैं भी आपको अपने वाले कोड से समझा दूंगा। तो सुपर SUP हम एक ये पढ़ेंगे और एक होता है SUB, इसका मतलब होता है सबस्क्रिप्ट। एक होता है सुपरस्क्रिप्ट, एक होता है सबस्क्रिप्ट। सुपर समझे कि ऊपर ऊपर, सब मतलब नीचे नीचे। तो मैं क्या कर दूंगा, मैं लिख दूंगा, क्या लिख दूँ, मैंने जैसे कि मैं फर्स्ट ईयर में हूँ तो मैं लिख दूंगा H1 के अंदर 11th। लेकिन आप अगर इधर ज़रा देख सकते हैं, एक काम करता हूँ, इस 11 को मैं सेंटर में लाता हूँ तो मैं बॉडी के अंदर लिख दूंगा। वैसे आपने इसको ध्यान नहीं देना कि मैं क्या कर रहा हूँ, ये सब CSS का काम है, लेकिन ये टेक्स्ट को मैं सेंटर में करने की कोशिश कर रहा हूँ। आप इस पर सोचें नहीं, क्योंकि फिर आप कहेंगे कि ये क्या चीज़ है, क्योंकि अभी ये आपके लिए बहुत ही नई चीज़ है। मैं इसको पढ़ाऊँगा नहीं, इसको फिर पढ़ेंगे CSS के टाइम में, अभी नहीं पढ़ेंगे, सही है। डरिए मत अगर CSS के बारे में नहीं सुना तो होगा, लेकिन नया लग रहा होगा कि ये क्या चीज़ है। तो मैंने इधर लिखा है 11th, सही है। अब हम पढ़ेंगे पहले सुपर स्क्रिप्ट टेक को। तो SUP हमने देखा था, सुपर SUP। तो मैं चाहता हूँ कि ये 11th के साथ जो TH है ये ऊपर देखे, ताकि पता तो चले कि ये 11th के ऊपर है, सुपर है। सुपर स्क्रिप्ट टेक के अंदर इसको लिखेंगे। तो SUP लिख दिया, एक मिनट, SUP लिख दिया, एंटर कर दिया। फिर हमने उस TH को इस ओपनिंग और क्लोजिंग टैग के अंदर लिख दिया। और टैग्स के बारे में भी मैंने बातें की है, तो पहली वीडियो में बहुत सारे बातें मैंने की है, तो आप उसको देखें। तो आप देखिए 11th हमारे पास आ गया और उसके ऊपर TH भी आ गया। तो ये था सुपर टैग का कमाल, सुपर स्क्रिप्ट टैग का कमाल। अब इसके बाद हम देखते हैं एक दूसरा H1 बनाता हूँ, उसके अंदर मैं लिखता हूँ, आपने H2O तो देखा होगा, H2O यानी वाटर का फॉर्मूला है H2O। एक मिनट, ये एक दूसरे के साथ आ रहे हैं, मैं चाहता हूँ कि नीचे आए, एक दूसरे के नीचे।
अब सही है। तो H2O वाटर का एक फार्मूला है, केमिस्ट्री के अंदर आता है। तो मैं चाहता हूँ कि ये 2 क्या हो, ये नीचे हो, क्योंकि उसमें क्या होता है कि H2O जब हम लिखते हैं फार्मूला तो 2 छोटा होता है एज अ बेस, वो नीचे आता है। तो मैं इसको कट कर दूंगा और इधर मैं लिख दूंगा SUB सबस्क्रिप्ट टैग। तो आप ये नहीं भूलेंगे, ये 3 कैरेक्टर्स है SUB, और वो सुपर में भी 3 कैरेक्टर्स थे SUP, बस उस P के बजाय B लिखना है। और ये बस याद रखना है कि ये नीचे लाता है किसी भी चीज़ को। तो मैंने लिख दिया इसके अंदर 2, तो वो नीचे आ गया, देखे वो, और स्पेसेस भी हटा दूंगा ताकि इसी तरह से देखें। तो H2O भी हमारे पास आ गया। तो ये था एक सबस्क्रिप्ट है और ऊपर वाला सुपरस्क्रिप्ट। ये उम्मीद है कि ये भी आपको समझ आ चुका होगा। अगर और भी प्रैक्टिस करना है तो इसमें जो कुछ लिखा गया है इस पर आप प्रैक्टिस कर दें, खुद से लिखने की कोशिश करें। जिसके TH में इधर यूज़ हुआ है सुपरस्क्रिप्ट, इधर भी सुपरस्क्रिप्ट, इधर इस 2 में छोटे 2 इस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड में जो 2 है इसमें यूज़ हुआ है सबस्क्रिप्ट, इस PPM में भी सबस्क्रिप्ट और इस 1 में भी सबस्क्रिप्ट यूज़ हुआ है, क्योंकि ये नीचे है। तो सबस्क्रिप्ट अगर ऊपर हो तो सुपरस्क्रिप्ट। और वाइट स्पेस इसमें तो कुछ बताना नहीं, बस सिर्फ मुंह पर ही बता दूंगा। आपको दिख रहा होगा द मून इज़ और फिर स्पेस और फिर इज़। द मून इज़, मून के बाद इस नहीं है बल्कि स्पेस है। तो आपने प्रोग्रामिंग के अंदर, कोडिंग के प्रोग्रामिंग के अंदर आपने इसको स्पेस नहीं बोलना, सिर्फ आपने इसको वाइट स्पेस बोलना है। सही है, इस स्पेस को बोलते हैं वाइट स्पेस, बस ये मैंने सिर्फ बोलना था। और वाइट स्पेस इसको बोलना है। और साथ में आपको मैं ये भी बताता हूँ, असल में इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है, जब मैं लिख दूँगा, ये इसलिए हमें गिवन था, अभी मुझे भी याद आ गया, मैं लिखता हूँ लोरेम। और आप सोचेंगे जब मैं लोरेम के बाद स्पेस लगा दूँ तो वो स्पेस इधर भी मुझे देखेगा, बिल्कुल भी नहीं। मैंने स्पेस लगा दिया, भाई ये तो मुझे दिख ही नहीं रहा। क्यों नहीं दिख रहा? बल्कि क्योंकि हमारे पास जो HTML होता है इसके अंदर ये जो पैराग्राफ होता है, जितने भी टैग, ये स्पेस को काउंट नहीं करते, ये बिल्कुल स्पेस को काउंट नहीं करते। HTML स्पेस को इग्नोर करता है। लेकिन ऐसे कुछ टैग्स हैं जिसके अंदर हम स्पेस देते हैं तो वो स्पेस को काउंट करते हैं, और वो टैग है प्री टैग। तो मैं लोरेम लिख दूंगा, और प्री टैग को देखे इसने बिल्कुल भी स्पेस को, मतलब स्पेस को लिया ही नहीं है। आपको दिख रहा होगा कि हमारे पास स्पेस है इधर इस वर्ड के बाद, इस एडिपिसाइसिंग पता नहीं किस तरह का लफ्ज़ है, मुझे तो प्रोनाउंस करना ही नहीं आता। इसके बाद क्या स्पेस है, मतलब एंटर हुआ है तो स्पेस आ गया। तो इसने एंटर को भी काउंट नहीं किया, इसने एंटर को भी काउंट नहीं किया। जितना मैं स्पेस दूंगा तो उतना ये स्पेस लेगा। मैंने स्पेस दिया, देखिए इधर भी इतना स्पेस आ गया कि पूरा जगह ही खाली हो गया। देखिए इधर अब मैं स्पेस हटा रहा हूँ। तो ये इस तरह का प्री टैग होता है जो कि बहुत ही सेंसिटिव होता है, हर चीज़ लेता है। यहाँ तक कि हम एंटर कर दे तो वो एंटर भी वो ये ले लेता है, मतलब स्पेस भी ये लेता है। जैसे कि मैंने एंटर किया तो वो एंटर के साथ इसने क्या किया कि बिल्कुल हॉरिजॉन्टल फॉर्म में रहा। इतना सेंसिटिव होता है कि हमने इधर अगर किसी 2 वर्ड्स के बीच, जैसे कि लोरेम इप्सम था, इनके बीच मैंने स्पेस दिया तो इनके बीच स्पेस भी ले लिया प्री टैग ने। तो ये प्री टैग के बारे में थोड़ा सा मैंने बता दिया, वैसे बुक में तो अभी आया नहीं है लेकिन ऐसे ही बता दिया। और वाइट स्पेस का भी आपको पता चल गया। अभी है लाइन ब्रेक्स एंड हॉरिजॉन्टल रूल। लाइन ब्रेक नाम से ही पता चलता है, हॉरिजॉन्टल रूल ये बताता हूँ कि ये क्या चीज़ है। तो फिर से चलते हैं अपने VS कोड के अंदर। मैं लिखता हूँ इधर लोरेम, सीधा लोरेम नहीं लिखते हैं ना, वैलिड तरीका यह है कि हम किसी भी टैग के अंदर लिख दें। मैंने लिख दिया, मैं सिर्फ 10 कैरेक्टर्स का बना दूंगा और 10 कैरेक्टर्स इतने ठीक। और इसमें मैं क्या करता हूँ कि मैं चाहता हूँ इसके बाद इसको देखे एलिट के बाद मैं चाहता हूँ कि ये जो AB है ये अलग लाइन में आए। या फिर मैं चाहता हूँ कि इस कंसेक्टेचर ये कि क्या नाम है, इस कंसेक्टेचर के बाद स्पेस नई लाइन में ये सब शुरू हो, ये सब नई लाइन में शुरू हो। तो इस कंसेक्टेचर के बाद मैं लगा दूंगा BR टैग। ये एक सेल्फ क्लोजिंग टैग है। आपको मैंने बताया था कि हर टैग का एक क्लोजिंग टैग होता है, ये एक सेल्फ क्लोजिंग टैग है। इसका कोई क्लोजिंग टैग नहीं है, मतलब इसका इस तरह का कोई टैग नहीं है, इस तरह का कोई टैग इसमें नहीं होता। तो आपने भी इसको इस तरह का नहीं देना, सही है, इस तरह का टैग इसमें नहीं देना, बस सिर्फ और सिर्फ BR लिखना है। और इसको ये आपने ज़रूर याद करना है इंटरव्यू के लिहाज से, कि इंटरव्यू में ये पूछा जा सकता है कि इस तरह के टैग को क्या कहते हैं जिसका क्लोजिंग टैग नहीं होता, इसको कहते हैं सेल्फ क्लोजिंग टैग। तो देखिए हमारे पास एक लाइन बन गया, न्यू लाइन में वो टेक्स्ट आ गया, लाइन नहीं बना, न्यू लाइन में टेक्स्ट आ गया। अगर मैं फिर से BR लगा दूँ तो अब एक खाली स्पेस बनेगा, फिर से BR, फिर से BR, फिर से BR, फिर से BR, इस तरह से खाली स्पेस बन रहा है 2 लाइन्स के बीच। अब हमारे पास, इसको मैं हटाता हूँ, हमारे पास एक और चीज़ भी होता है और उसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल रूल। मैं इधर लिखता हूँ HR, लिख दिया। अच्छा, ये हॉरिजॉन्टल रूल है तो ये मुझे दिख क्यों नहीं रहा। HR
हाँ, ये इधर शायद ब्राउज़र पर देखते हो, मैं देख रहा हूँ ब्राउज़र पर इसको कि ये हॉरिजॉन्टल रूल मुझे दिख क्यों नहीं रहा। वैसे हम इसको इसके अंदर कलर्स भी सेट कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं इसके अंदर हम। इतना लोड क्यों हो रहा है इसमें? तो लोड होने की कोई ज़रूरत तो नहीं है, ये नहीं दिख रहा। एक मिनट, मैं इसके साथ एक जुगाड़ करता हूँ। अब देखिए, मैंने हॉरिजॉन्टल रूल इधर लगा दिया, आप इधर भी लगा सकते हैं। हॉरिजॉन्टल रूल का मतलब है कि आपने एक वर्टिकल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन, अगर हॉरिजॉन्टल लाइन खींचनी है जिसको हम अंडरलाइन बोलते हैं, तो उसी अंडरलाइन के लिए हम HR का यूज़ करते हैं। इसके अंदर मैं बैक स्टाइल करके बैकग्राउंड कलर रेड करता हूँ। अब पता नहीं कि ये क्या वो हट गया है ब्राउज़र्स पर या क्रोम पर काम नहीं कर रहा, अब इसका मुझे पता नहीं, लेकिन होता है। आपने क्या करना है, अपने वाले लैपटॉप के अंदर देखना है कि क्या ये प्रॉपर्टी काम कर रही है आपके लैपटॉप में कि नहीं। इसी तरह मेरे लैपटॉप की तरह मसला आ रहा है इसमें। तो आप क्या करें, इस HR टैग को यूज़ कर ले अपने लैपटॉप के अंदर प्रैक्टिस के दौरान, और फिर मुझे पेमेंट कर दे कि हाँ ये काम करता है, साकिब ये काम करता है, इस तरह से मुझे लिख दे, तो फिर मुझे पता चल जाएगा और खुश भी हो जाऊँगा कि हाँ ये काम करता है। और मैंने, अगर आपने देखा हो तो मैंने P का ओपनिंग टैग गलत लिखा था, अगर नोट किया हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर नोट नहीं किया तो कोई मसला नहीं, आप बिगिनर है, कोई मसला नहीं। तो मैंने HR लिख दिया। एक हॉरिजॉन्टल रूल, H मतलब हॉरिजॉन्टल, R मतलब रूल, जो कि अंडरलाइन के लिए यूज़ होता है, ये मैंने आपको बता दिया। अपने लैपटॉप में यूज़ कर ले, अगर काम करे तो फिर मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। सही है, अब जाते हैं बुक की तरफ, और हॉरिजॉन्टल रूल भी हो गया और P टैग भी हो गया। तो ये था सब। सिमेंटिक मार्कअप्स के अंदर क्या आते हैं, स्ट्रॉन्ग। तो हमने देखा था बोल्ड, तो स्ट्रॉन्ग और बोल्ड दोनों सेम ही है, लेकिन स्ट्रॉन्ग क्या है कि इस बोल्ड से ज़्यादा अच्छा है, और ये क्या है कि SEO के लिहाज से भी अच्छा है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के लिहाज से भी अच्छा है। तो आप बोल्ड की बजाय स्ट्रॉन्ग को यूज़ कर सकते हैं। और स्ट्रॉन्ग ये चीज़ है कि स्ट्रॉन्ग से पता भी चलता है, STRONG एक वर्ड है, और B से आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि ये क्या चीज़ है, लेकिन स्ट्रॉन्ग से आप कंफ्यूज नहीं हो सकते। इससे आपको पता चलता भी है कि ये क्या है, कि स्ट्रॉन्ग करने के लिए, यानी बोल्ड करने के लिए यूज़ होता है। मैं फिर से इधर लिखता हूँ, मैंने लोरेम के ऊपर लिख दिया STRONG, स्ट्रॉन्ग के अंदर मैंने ये लिख दिया लोरेम, तो लोरेम बोल्ड हो गया, जिस तरह से B से हुआ था बोल्ड से। तो दोनों का सेम काम ही होता है। और इसी तरह से एम्फेसिस का काम क्या होता है, इसी तरह से ये टैग है, जिस तरह इटैलिक काम करता था उसी तरह ये भी काम करता है, दोनों बिल्कुल सेम है, आपकी मर्ज़ी, आप जो यूज़ कर सके। तो एप्सम पर मैंने जिस तरह से इटैलिक यूज़ किया था, उसी तरह से मैं EMB यूज़ कर लूँगा, उसी इटैलिक की तरह ही होता है, लेकिन और बस सिर्फ नाम में डिफरेंस के, वो इसको एम्फेसिस बोलते हैं, उसको इटैलिक, लेकिन दोनों बिल्कुल सेम है, दोनों बिल्कुल सेम, आपकी मर्ज़ी, आप जो यूज़ कर ले यूज़ करें। फिर ब्लॉक कोड यूज़ होता है, ये वैसे ज़्यादा यूज़ तो नहीं होता है, लेकिन फिर भी सीखना ज़रूरी है, क्या पता ज़रूरत पड़ जाए। तो क्या है, मैं इसको बताकर भी बता दूंगा कि इसका क्या काम होता है। हमारे पास ब्लॉक कोड एक ऐसा टैग होता है, मैं इसको जूम करता हूँ ताकि अच्छी तरह से देखें। ब्लॉक कोड आप इस डॉक्यूमेंटेशन वगैरह को भी पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं आपको हिंदी उर्दू में बताता हूँ, हिंदी या उर्दू में दोनों, आपको जो समझ आए बस उसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखें कि मैं आपको उर्दू बोल रहा हूँ या हिंदी, तो दोनों ठीक है, आप दोनों को दोनों समझ सकते हैं, मुझे जितना पता है। ओ भेज चला गया, एक मिनट, मैं 50 सर्च करता हूँ, 50 पर तो नहीं है, इधर नीचे मौजूद है। तो हाँ, मैंने कहा कि ब्लॉक कोड, हाँ ब्लॉक कोड के बारे में हम बात कर रहे थे कि हमारे पास ब्लॉक कोड होता है और ये क्लिकेबल है। देखिए, इसी क्लिकेबल टेक्स्ट को हम बोलते हैं हाइपर टेक्स्ट। मैंने आपको कल भी बताया था इसके बारे में डिटेल से, और कल वाली वीडियो में मैंने आपको डिटेल से बताया था कि इसको क्या बोलते हैं, हाइपर टेक्स्ट। ये क्लिकेबल होता है, इस पर जैसे ही मैंने क्लिक किया तो मैं एक वेबसाइट पर चला गया, आपने देखा होगा विकिपीडिया वाली वेबसाइट है, उस पर जो बहुत सारे डिटेल्स वगैरह जो सर्च करते हैं उसके बारे में हमें डिटेल्स मिलते हैं, उसी वेबसाइट पर, विकिपीडिया उसको बोलते हैं, उस वेबसाइट पर चला गया, एक बहुत ही फेमस वेबसाइट है। तो ब्लॉक कोड का क्या काम होता है, मैंने क्या किया कि मैंने समझे कि मैंने विकिपीडिया एक वेबसाइट है, उससे मैंने टेक्स्ट को चोरी कर लिया, चोरी नहीं बोलूँगा, उससे मैंने टेक्स्ट को ले लिया, एक पैराग्राफ टैग के अंदर यूज़ कर लिया, और फिर उसी पैराग्राफ को मैंने अपने वेबसाइट के अंदर यूज़ किया है। तो मेरे वेबसाइट पर कॉपीराइट भी आ सकता है, क्योंकि मैंने दूसरी वेबसाइट की चीज़ यूज़ की है। तो जब दूसरी वेबसाइट की चीज़ मैंने यूज़ की है तो कॉपीराइट आ सकता है। तो आप क्या कर सकते हैं, इसी कॉपीराइट से बचने के लिए आप यूज़ कर सकते हैं ब्लॉक कोड टैग को। ब्लॉक कोड टैग को यूज़ कर लें और ब्लॉक कोड टैग के अंदर साइट एट्रीब्यूट यूज़ कर लें, और उस साइट एट्रीब्यूट के अंदर आप ये लिंक डाल दें, यानी उसी वेबसाइट का लिंक डाल दें जिस वेबसाइट का आपने चीज़ चोराई तो नहीं है, ली है, जैसे कि ये टेक्स्ट समझो मैंने लिया है विकिपीडिया से, और फिर मैंने अपने सर्वर को बताना है कि भाई मैंने कोई चोरी नहीं की, मैंने सिर्फ टेक्स्ट लिया है, और आपकी परमिशन भी ली है, मैंने खुद भी आपको बताया है कि मैंने इसी साइट से ली है, इसी वेबसाइट से ली है। तो आप कोई भी कॉपीराइट स्ट्राइक वगैरह ना लाए मेरे वेबसाइट पर, तो फिर कोई मसला नहीं है। इस तरह से आप यूज़ कर ले एट्रीब्यूट, तो ये ब्लॉक कोड का काम होता है। और इसी तरह से हमारे पास एक कोड होता है, कोड। आपने क्या किया, किसी भी वेबसाइट से कोड उठा दिया, कोड तो पहचानते हैं ना, कोड्स, वो शायरी टाइप चीज़ है, कोड्स, जिस तरह के वो कोड के अंदर बंद होते हैं। तो अपने वेबसाइट के अंदर अगर किसी भी शायर तो नहीं कह सकते, किसी भी फेमस इंसान का कोई
इसको मैंने कभी यूज़ नहीं किया, ज़्यादा नहीं बल्कि यूज़ किया ही नहीं है, तो इसलिए मैंने भी आपको सिर्फ बातों में बता दिया, प्रैक्टिस नहीं की। तो फिर भी आप इसको सीख ले जिस तरह कि मैंने सीखा है, तो आप भी इसको सीख ले, कोई भी पूछ सकता है। बस इंटरव्यू के लिए आप इस तरह जो भी चीज़ें भी आप पढ़ रहे हैं तो इस तरह से उसको पढ़े जैसे कि वो इंटरव्यूअर आपसे पूछ रहा है, और उसमें अपने लिए क्वेश्चंस पैदा करें, तो फिर उस चीज़ में बिल्कुल ही आप एक्सपर्ट बनेंगे। ये मेरा वादा है आपसे। एक है एब्रीविएशंस और एक है एक्रोनिम्स। एब्रीविएशंस तो आपको नाम से ही पता चल रहा होगा कि एब्रीविएशन। एक्रोनिम मैं आपको समझाता हूँ, ये भी इसी तरह ही होता है, दोनों सेम है, लेकिन बस बता दूँ कि एक्रोनिम पुराना है और एब्रीविएशंस अभी नया आया है। आपको ये बहुत ही मज़े की चीज़ है, मैं आपको ये समझाता हूँ, बहुत ही मज़े की चीज़। अच्छा तो हटा दूंगा, ये आप खुद चेक कर ले, मैंने आपको काम दिया है काम। मैं लिखता हूँ MSK। मैंने अपने नाम के हर एक वर्ड के फर्स्ट लेटर को लिख दिया MSK। मैं चाहता हूँ कि जब कोई इस पर होवर कर दे, मतलब इस तरह से कर्सर ले जाए, जिस तरह मैंने कर्सर ले गया, मैं इस पर के ऊपर कर्सर ले गया, तो इसका क्या आना चाहिए, पूरा एब्रीविएशन आना चाहिए, इसका एब्रीविएशन आना चाहिए। तो इसके लिए हमने क्या पढ़ा, ABBR पढ़ा तो नहीं है, अब पढ़ेंगे। तो मैं क्या करूँगा, ABBR मैंने लिख दिया, एंटर कर दिया। टाइटल क्या चीज़ है, टाइटल वो चीज़ है जब आप किसी चीज़ के ऊपर कर्सर ले जाए, जब आप किसी चीज़ के ऊपर कर्सर ले जाए और उसके ऊपर कोई चीज़ आए। अब वो चीज़ मैं बताता हूँ कि क्या। मैंने ये लिख दिया MSK, इसके नीचे डॉट्स आ गए, क्यों आ गए, क्योंकि मैंने यूज़ किया ABBR टैग, तो इसकी वजह से। और मैं इसके अंदर लिख दूँगा मोहम्मद साकिब खान। जब मैं इसके ऊपर कर्सर ले जाऊँगा, देखिए MSK की बिल्कुल नीचे आपको एक चीज़ दिखाई दे रहा होगा, मोहम्मद साकिब खान। फिर से देखिए मोहम्मद साकिब खान, मतलब होवर करने से ये जो चीज़ दिख रही है, ये किसकी वजह से, ये इसी टाइटल एट्रीब्यूट की वजह से। टाइटल एट्रीब्यूट की वजह से मुझे ये पूरा नाम दिख रहा है। तो ये टाइटल एट्रीब्यूट का काम होता है, किसी चीज़ के ऊपर होवर किया तो एक टूल टिप सा मुझे दिख रहा है, जिसको कहते हैं जिसका जो किसकी वजह से आता है, ये टाइटल एट्रीब्यूट की वजह से आता है। तो इस पर भी खूब प्रैक्टिस कर दें। अब इसी को मैं लिखता हूँ एक्रोनिम में। मैंने हटा दिया ACRONYME, सो ACR ACC नहीं होता, ACRONYM ये लिख दिया। और साथ में मैं लिख दूंगा साकिब खान। और आपको पता चल रहा होगा कि कोई गड़बड़ है। क्यों गड़बड़ है, क्योंकि एक्रोनिम पुराना है, मैंने आपको पहले ही बताया है कि अभी ख़त्म हो चुका है, लेकिन फिर भी ये काम करता है। ख़त्म कैसे हो चुका है, जब भी आपको कोई टैग रेड कलर में दिखे तो समझे कि ये पुराने HTML4 का है। HTML5 ये अभी HTML5 वर्जन है, तो HTML4 जो पहले वाला वर्जन था उसमें एक्रोनिम यूज़ होता था। अब एक्रोनिम यूज़ होता है, लेकिन ये आप अवॉइड कर दें, ABBR को यूज़ कर दें, क्योंकि वो अब नया है। मैंने इसके लिख दिया, इसके ऊपर होवर करूँगा तो साकिब खान उसी तरह सेम ABBR और एक्रोनिम दोनों बिल्कुल सेम है, लेकिन बस डिफरेंस ये है कि ये पुराना है और वो ABBR नया है। तो इसके बारे में भी था और ये भी हो गया। फिर है डिफिनेशन और DFN। डिफिनेशन और साथ में क्या साइट, जिस तरह की एक साइट, किसी चीज़ को अगर आपने टैग करना है मतलब किसी चीज़ को, किसी टेक्स्ट के अंदर किसी चीज़ को आपने टारगेट करना है, जैसे कि ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, तो ये एक समझो कि इस टेक्स्ट का मेन हिस्सा है, तो एक टेक्स्ट के अंदर मेन हिस्से को हम साइट टैग के अंदर देखेंगे। जो चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं होती उसको मैं स्किप करूँगा, जिसकी ये ज़्यादा यूज़ नहीं हो तो इसको मैंने स्किप किया। DFN मतलब डिफिनेशन, ये टैग भी ज़्यादा यूज़ नहीं होता, जैसे कि अब ब्लैक होल, इसको हमने DFN के अंदर लिख दिया, लेकिन ज़्यादा इसका कोई यूज़ नहीं। इस तरह एड्रेस का भी ज़्यादा यूज़ नहीं होता। अब INS और DL ये देखते हैं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, तो वो चीज़ें देखेंगे जो इंपॉर्टेंट हो। तो INS का क्या मतलब होता है, इनसर्ट। DEL का क्या मतलब होता है, डिलीट। इनसर्ट डिलीट, जो चीज़ें मैं बताऊंगा उसको याद रखें। तो मैंने लिख दिया H1, मैंने लिख दिया साकिब, और मैं इस साकिब को किसी चीज़ के अंदर लिखता हूँ INS मीन इनसर्ट, INS लिख दिया, और मैंने इसको इसके अंदर साकिब लिख दिया। तो साकिब की नीचे आपको क्या कहते हैं, अंडरलाइन, इसको इसके साकिब नेम के नीचे अंडरलाइन। इस अंडरलाइन को हमने कैसे ला दिया, अंडरलाइन आता है विद द हेल्प ऑफ INS टैग का यूज़ करके हम अंडरलाइन ला सकते हैं। फिर मैं इस दूसरा H1 यूज़ करता हूँ, मैंने यूज़ कर लिया खान। तो इसी खान को मैं क्या करता हूँ, डिलीट करता हूँ। तो मैं क्या कर दूंगा, DEL मीन डिलीट, और इसके अंदर मैंने खान लिख दिया, तो ये डिलीट हो गया, इसके ऊपर एक लाइन आ गया। और फिर एक और चीज़ भी है, डिलीट की तरह ही होता है, उसका नाम होता है स्ट्राइक। इस तरह का स्ट्राइक होता है मेरे ख्याल से, इसका मतलब होता है मेरे ख्याल से स्ट्राइक। तो अब इसको भी देखते हैं, इसी तरह डिलीट की तरह ही होता है। मैं H1 लिख दूंगा और इसकी लिख दूंगा, इसके अंदर मैंने क्या लिखना है कि मैं लिख दूंगा S मतलब स्ट्राइक, और अली लिख दूंगा। तो उसी खान की तरह
देखिए उसी खान की तरह उसके ऊपर लाइन, जिस तरह खान के ऊपर लाइन था उसी तरह अली के ऊपर भी लाइन है। दोनों में अलग अलग टैग्स हैं लेकिन काम दोनों का सेम, DL और S। जिस तरह एक्रोनिम BR था, जिस तरह बोल्ड स्ट्रॉन्ग था, जिस तरह इटैलिक एम्फेसिस था, दोनों इस तरह दो सेम होते हैं लेकिन एक पुराना और एक न्यू, ये मसला होता है बस। तो ये हो गया हमारा चैप्टर नंबर 1। और इसके अंदर जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं, अगर आपको बहुत ही शौक है इसको पढ़ने का तो आप वो पढ़ सकते हैं। और इसकी समरी टेक्स्ट भी पढ़ते हैं कि HTML एलिमेंट्स आर यूज्ड टू डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ द पेज, हेडिंग्स, सब हेडिंग्स, पैराग्राफ्स। बिल्कुल HTML के एलिमेंट्स या टैग्स ये यूज़ होते हैं HTML के स्ट्रक्चर को डिस्क्राइब करने के लिए यूज़ होते हैं। ऑब्वियसली HTML के स्ट्रक्चर को डिस्क्राइब करने के लिए यूज़ होते हैं। दे आल्सो प्रोवाइड सेमेंटिक इन्फॉर्मेशन वेयर एम्फेसिस शुड बी प्लेस्ड, द definition of any acronym used when given text in a quotation। तो हमने क्या कहा कि प्रोवाइड करता है एक सेमेंटिक इन्फॉर्मेशन। सेमेंटिक इन्फॉर्मेशन आपको मैंने सेमेंटिक इन्फॉर्मेशन मतलब सेमेंटिक और स्ट्रक्चर इसके बारे में नहीं कहा। तो हमारे पास अभी याद आ गया, इसी सेमेंटिक इन्फॉर्मेशन से याद आ गया। तो हमारे पास सेमेंटिक एक होता है स्ट्रक्चर, एक होता है सेमेंटिक। तो सेमेंटिक स्ट्रक्चर और सेमेंटिक मार्कअप क्या होता है? स्ट्रक्चर मार्कअप। सेमेंटिक मार्कअप वो टेक्स्ट, वो कंटेंट जिसके अंदर ऐसे टेक्स्ट यूज़ होते हैं जो हमें एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन, जो एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देता हो, जैसे कि एम्फेसिस, जैसे कि बोल्ड, जैसे कि इंसेट, DEL, इस तरह के एक्रोनिम्स यूज़ होते हैं। तो इसको सेमेंटिक इन्फॉर्मेशन या सेमेंटिक मार्कअप बोलते हैं। तो इसीलिए इसमें सेमेंटिक इन्फॉर्मेशन का यूज़ हुआ है। और स्ट्रक्चर मार्कअप वो मार्कअप्स होते हैं जिसके अंदर सिंपल